ऑलराइट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अभी तक जो हम लोग सिलेबस कवर कर चुके हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, ऑफ ऑर्डर एन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। इसमें हम लोगों ने कॉशी ऑयलर डिफरेंशियल, लेजेंड्रेस लीनियर क्या होती है उसको सिंप्लीफाई करना सीखा था। इस चैप्टर में हम लोग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी जो डिग्री होगी वो 1 से ग्रेटर होगी, है ना। तो अगर आप n से डिनोट कर रहे हैं डिग्री को तो वो 1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं वो हम फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री यानी कि 2, 3, 4, 5 समथिंग हो सकती है। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड थे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल देखा था हमने, है ना। फिर अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था हमने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, है ना। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये सब क्या थे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड थे, क्योंकि हमारे पास कोई एक जनरल मेथड नहीं था कि भैया अगर आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही जनरल मेथड से सोल्व होंगी, नहीं, ऐसा नहीं था। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को वहाँ पर भी पहचाननी पड़ती थी कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वही मेथड हम फिर अप्लाई करते थे। कभी कभी 2 मेथड से भी, इस मेथड से भी और इससे भी, ऐसे भी हो सकता था। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मेथड से था, है ना। बट हमारे पास डिफरेंट मेथड थे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री को सोल्व करने के हमारे पास यहाँ पे अलग अलग मेथड आएंगे। तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना पड़ेगा कि इस मेथड से होगी या इसे ये मेथड इस मेथड से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये सब क्या है, डिफरेंट मेथड जो हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। सिंगुलर सॉल्यूशन भी एक टाइप का सॉल्यूशन होता है ना। ये सब क्या देंगे, ये जनरल सॉल्यूशन के लिए मेथड है। इनसे आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, किसका, फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा आपका, 2 सेक्शन अगर हम डिवाइड कर पाए, है ना। ओके, तो फर्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर और नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री को डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसको सोल्व करने का फर्स्ट मेथड आपका है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, है ना। इसको देखते हैं। तो हमने सेक्शन 1 में क्या स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन, किसके, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री के। तो सबसे पहले तो हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे, किस टाइप की दिखेगी, इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जिनका ऑर्डर तो फर्स्ट होगा बट उनकी डिग्री फर्स्ट नहीं होगी, नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, यानी डिग्री 1 से बड़ी होगी, 2, 3, 4 होगी। तो देखो जनरल अगर आप लिखना चाहो, एन कोई एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन, ये एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस ए नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई, जनरल फॉर्म हो गई फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये सब एन एन माइनस 1 ये क्या है, एक्स और वाई के फंक्शन हो। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर है ना सब जगह, क्योंकि ऑब्वियसली हम फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री को स्टडी कर रहे हैं। डिग्री यहाँ पर कितनी है, हाईएस्ट डिग्री है एन, और एन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की नहीं होगी यहाँ पे। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इन्वॉल्व रहेगा तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल पी। तो अगर डी वाई अपॉन डी एक्स को हम पी से डिनोट करते हैं तो ये ए एन पी टू दी पावर एन, ए एन माइनस 1 पी टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस डॉट डॉट इक्वल्स टू 0। या फिर ये सब क्या है, ए एन एन माइनस एक्स और वाई इन्वॉल्व रहेगा इनमें, तो इस कंप्लीट को हम एक्स वाई और पी का फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स भी आएगा इक्वेशन में, वाई भी रहेगा और पी भी रहेगा, पी की पावर 2, 3, 4, है ना, इक्वल्स टू 0। ये ऐसे भी कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये क्या डिनोट कर रही है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री,
ये ध्यान ना यहाँ पे P क्या डिनोट करेगा, थ्रू आउट दिस चैप्टर P डिनोट करेगा dy/dx। पी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, dy/dx का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब d2y/dx2 मत समझ लेना, क्योंकि P क्या है, dy/dx है। P का स्क्वायर करेंगे तो dy/dx का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, जैसे ये सब क्या है, एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री के। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, पी डिनोट करता है dy/dx को, और यहाँ पर dy/dx की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। यहाँ पर dy/dx की पावर देखो 1 ही है, तो ये सेकंड डिग्री की हो गई। फर्स्ट ऑर्डर, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फर्स्ट है और सेकंड डिग्री है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर है और डिग्री कितनी है, 3। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट, और डिग्री कितनी है, सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। P डिनोट करता है dy/dx, तो ये dy/dx का होल स्क्वायर इंटू b इंटू dy/dx है ना, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ऑल राइट, अब देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। जितने ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसको हम दो तरीके से प्रेजेंट करेंगे। एक तो कार्टेशियन फॉर्म में सिंपल, जिसमें क्या आएगा, x रहेगा इन्वॉल्व, y और आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आएगा ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो सकता है y² = 2cx + c², तो ये सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में आ रहा है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में आ सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में। और सेकेंड फॉर्म क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हम देखेंगे कि आंसर हमारा आएगा। जैसे इसको समझते हैं, देखें ये x² + y² = a², इस सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सेंटर विद ओरिजिन रेडियस स्मॉल a। ये दोनों इक्वेशन मिलकर भी सेम सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना। ये इक्वेशन भी सेम सर्किल, उसी सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी, इसको कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, और ये है कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये दो इक्वेशन मिलकर ये भी उसी सेम कर्व को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जो जनरल सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में कुछ इस टाइप का आ सकता है जैसे हमने ये देखा, एक आता है पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्यों आता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, देखो यहाँ पर थीटा पैरामीटर है ना, इन दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करोगे तो ये मिल जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, आप पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो पैरामीटर होता है उन दो इक्वेशन से उसको एलिमिनेट करना आसान नहीं होता है ना। यहाँ पर तो आप कर पाओगे सिंपल, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। बट कभी कभी क्या होगा, दो इक्वेशन आएंगे आपके पास, उनमें एक पैरामीटर कंसिडर हो जाएगा, बट उस पैरामीटर को एलिमिनेट करना आसान नहीं होता है। तब हम ये कह देते हैं कि दोनों इक्वेशन मिलकर क्या फॉर्म कर रही हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो हम दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं इस चैप्टर में। तो ठीक है, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में सिंपल ऐसे आ जाएगा, और एक पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें जो इक्वेशन मिलेंगी दो, जैसे यहाँ पर मिल रही थी देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो x = p और c का फंक्शन मिलेगा, और y = कोई p और c का अनदर फंक्शन मिलेगा। यहाँ पर c क्या रहेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये दोनों इक्वेशन मिलकर, दो इक्वेशन मिलकर क्या फॉर्म करेंगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तब समझ आएगा कि ये क्यों आ रहा है, कैसे आता है। ठीक है, एक तो सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में आ सकता है आपका, और एक पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में दो इक्वेशन मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, दीज टू इक्वेशंस टुगेदर will give the parametric equations of general solution. This situation arises only when the elimination of P is not possible during the process of solving certain equations. ठीक है, क्या होगा ना, जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते रहेंगे तो आपको सोल्व करते वक्त दो इक्वेशन मिल जाएंगी, उन दो इक्वेशन में से P को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल होगा,
तो आप ये कह देते हैं कि दोनों इक्वेशन मिलकर क्या फॉर्म कर रही है, जनरल सॉल्यूशन फॉर्म कर रही है। ये रीज़न होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, इसलिए आता है। ठीक है, इसलिए ये सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है ना, व्हेन द एलिमिनेशन ऑफ पी नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर पी क्या कर किसका काम करता है, पैरामीटर का। नोट दैट P is stated as parameter for this purpose. Sometimes even the above form is not possible, then we regard the following forms of solutions to be in parametric form. कभी कभी इस फॉर्म की भी नहीं आएंगी। यहाँ पर किस फॉर्म क्या आ रही है पैरामेट्रिक फॉर्म, x इक्वस टू सम p और c का फंक्शन, y इक्वस टू सम p और c का फंक्शन, इस फॉर्म की आ सकती हैं। बट हमेशा नहीं पैरामेट्रिक फॉर्म इसी फॉर्म की आएंगी, इस फॉर्म की भी आ सकती हैं। y किसका फंक्शन होगा, x और p का, और दूसरा फंक्शन आएगा जिसमें x भी रहेगा, p भी इन्वॉल्व रहेगा और c भी इन्वॉल्व रहेगा। ये दो इक्वेशन मिलके क्या फॉर्म करेंगी, जनरल सॉल्यूशन। ये भी पैरामेट्रिक कहलाएंगी। या फिर इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, x इक्वस टू y और p का कोई फंक्शन और यहाँ पर y p और c का अनदर फंक्शन। ये दोनों इक्वेशन मिलकर क्या फॉर्म कर सकती हैं, जनरल सॉल्यूशन। ये हम एग्जाम्पल जब करेंगे क्वेश्चंस तब ज़्यादा बेटर समझ आएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम दो तरीके से प्रेजेंट करेंगे। एक तो कार्टेशियन फॉर्म में आ सकता है और एक पैरामेट्रिक फॉर्म में आएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में दो इक्वेशन मिलकर जनरल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर पी। इसका क्या मतलब हुआ और इसको कैसे अप्लाई करेंगे मेथड को। या आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर ध्यान से देखो, p की कितनी हाईएस्ट डिग्री है, n। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम p के लीनियर फैक्टर में लिख पा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, p माइनस एक्स वाई का फंक्शन, p माइनस एक्स वाई का फंक्शन डॉट 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 p माइनस एक्स वाई का फंक्शन, यानी कि हमें p की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, n। क्योंकि p में कितनी डिग्री है, ये पोलिनोमियल, अगर हम देखें इसको n डिग्री का पोलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं इसको, तो p की n वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। देखो मैं फर्स्ट वैल्यू ये मिल सकती है, f1 एक्स वाई का कोई फंक्शन मिलेगा क्योंकि इसमें एक्स वाई भी तो इन्वॉल्व रहेंगे एक्स वाई के टर्म्स। तो p की वैल्यू सेकेंड और भी मिल सकती है आपको, है ना। डॉट 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 p की कितनी वैल्यूज़ अगर मिल रही है, हमें n वैल्यूज़ मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सोल्वेबल फॉर p कब होगा, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम p की n वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपके पास, अगर हम उसको लीनियर फैक्टराइज कर पा रहे हैं यानी कि p की n वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, p का मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर भी एक्स वाई का फंक्शन होगा, यहाँ पर भी p की वैल्यू पुट आउट करते थे डॉट, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी p की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है, ये सोल्व करना आप ऑलरेडी सीख चुके। जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक फंक्शन आएगा एक्स वाई और सी वन रहेगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको सोल्व करेंगे कोई एक्स वाई सी वन आएगा का फंक्शन मिलेगा आपको। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे, वहाँ पर भी एक्स वाई सी टू इक्वस टू ज़ीरो मिलेगा कोई फंक्शन। इसको सोल्व करेंगे डॉट डॉट, इसी तरह वहाँ पर भी आपको एक्स वाई और सी एन इक्वस टू ज़ीरो का कोई फंक्शन मिलेगा जिसमें एक्स इन्वॉल्व रहेगा, वाई और सी एन। अब हम क्या करते हैं, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सी वन सी टू सी थ्री डॉट डॉट सी एन, उन सबको किससे रिप्लेस कर देते हैं, सी से। ठीक है, देखो यहाँ सी वन को सी से रिप्लेस किया, सी टू को भी सी से, डॉट 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 सी एन को भी सी से। क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर है फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके जनरल सॉल्यूशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसलिए हम सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एक से रिप्लेस कर देते हैं सी से। अब ये इतनी सारी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती जाएंगी, जितनी p का आपके पास डिग्री होगी और अगर सोल्वेबल फॉर p है, p की उतनी ही आपकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पाओगे। उन सब को आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये एक्स वाई में फंक्शन आएगा, ये भी एक्स वाई सी में, एक्स वाई सी में, और इन सब को आप कंबाइन कर दोगे। कंबाइन कैसे करोगे, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू ज़ीरो।
ये आपका आ जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान रहे, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है और आप उसे सोल्वेबल फॉर पी कर पा रहे हो, यानी कि पी की एन वैल्यू ही आप फाइंड आउट कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ से पी की कितनी डिग्री है, एन, तो देखो पी की कितनी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, फर्स्ट ये वैल्यू, सेकंड ये डॉट 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 एन वैल्यूज, फिर p की वैल्यू dy अपॉन डी एक्स लिखते हैं हम। यहाँ पर भी सब जगह जितनी इक्वेशन हमारे पास है उनको सोल्व करते हैं, तो ये फंक्शन मिलेंगे एक्स वाई में, एक्स वाई सी में, इन सब को हम लोग क्या कर देते हैं, कंबाइन करके ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो और आसान लगेगा। जैसे dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। डी वाई अपॉन डी एक्स को p भी लिख सकते थे हम, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, पी स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वस टू दिस, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू प्लस माइनस ए एक्स क्यूब। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ये डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या मानते हैं, पी। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो p की दो वैल्यू मिल रही है ना, तो एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं ए एक्स क्यूब और एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं माइनस ए एक्स क्यूब। तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जब आपने उसको सोल्व किया, ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना, तो यहाँ से आपने ये सोल्वेबल फॉर पी का केस बन गया। क्यों? क्योंकि आप पी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, अब सेकंड डिग्री थी देखो, तो पी की दो वैल्यूज मिली है ना आपको, दोनों को आपने सोल्व किया, एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया यहाँ पर और एक बार नेगेटिव साइन ले लिया। अब ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। देखो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन रही है, डी वाई एज इट इज डी एक्स इधर आ जाएगा, उसके बाद दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी है यहाँ पे, सी को इधर जोड़ ऐड कर सकते हो, ये इधर ऐड कर सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पर हम y की साइड ऐड कर देते हैं इसको, तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, y प्लस सी, इसको इंटीग्रेट किया है तो ये आया। माइनस साइन में भी सेम काम किया आपने, दोनों साइड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन रहा था, ये इसको सोल्व किया, ये है। फिर दोनों साइड का हमने क्या किया, पहले 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, ये आ गया, यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई इस साइड की, ये इसका स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास ये आया फाइनल आंसर। इसको स्क्वायर करने पर ये भी आया। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, ये और इक्वेशन दोनों सेम आ रही है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आ गया, ये। अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन डिफरेंट आती तब क्या करते हैं, तब हम इक्वस टू 0 लिखते, इस टर्म को भी इधर ले आते हैं, तो आपको एक फंक्शन मिलता है किसका, एक्स वाई और सी मान लेते हैं, इक्वल्स टू 0 आ जाता। और अगर ये भी डिफरेंट होता, उसको भी एक्स वाई और सी का दूसरा फंक्शन होता वो भी, तो फाइनल आंसर क्या होता, इन दोनों का प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0 आ जाता। अब क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर इनका प्रोडक्ट भी करेंगे हम, इसको इस साइड लेकर 0 हो जाएगा, लेफ्ट में ले जाएंगे तो इक्वस टू 0, लेफ्ट में ले जाएंगे इक्वस टू 0, फिर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो होल स्क्वायर का इक्वस टू 0। ठीक है, तो एक ही बात रहेगी। अब क्योंकि दोनों इक्वेशन ये सेम आ गई तो आंसर एक ही लिखेंगे। अगर ये डिफरेंट आते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं, पहले इक्वस टू 0 आता राइट साइड में, सब टर्म लेफ्ट में ले जाते हैं, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने पी की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, पी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, इसका मतलब ये क्या हुआ, सोल्वेबल फॉर पी हुआ कि नहीं। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की है और आप उसमें p की उतनी ही वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पा रहे हो जितनी उसकी डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या है, सोल्वेबल है p के लिए। ठीक है, p के लिए आप सोल्व कर पाओगे इसको। मेथड, एक बार आपने पॉजिटिव साइन लिया, एक बार आपने निगेटिव। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सिंप्लीफाई हो जाएगी, दोनों साइड इसको इधर लेगा, इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये मिला। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इसी साइड ऐड कर दिया आपने,
क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे ना जब सी ऐड करते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया, ये ऐड किया, इसका दोनों साइड स्क्वायर किया, इसको भी दोनों साइड स्क्वायर किया, तो सेम इक्वेशन मिलेगी यही। तो आपका आंसर आ जाएगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पी क्यूब इक्वस टू एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों साइड, 1/3 कर देंगे पावर, तो पी की वैल्यू आ जाएगी ये। तो पी किसके इक्वल होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स के। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बन गई। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया आपने इक्वस टू दिस, फिर दोनों साइड का क्यूब किया। इस टर्म के बाद हम क्या करेंगे, क्यूब। क्यूब करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ये। अब इसको ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पर पी स्क्वायर है और बाकी सब एक्स के टर्म है, यहाँ पर भी एक्स के टर्म्स हैं। तो जब आप पी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आएगी ना दिस, और ये सब टर्म अपॉन में आएंगे, फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का। देखो पावर 1 हो जाएगी ना इस कंप्लीट की पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया था हमने, कैंसिल आउट हो गई, और इन सब के अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। और अब क्योंकि हमने दोनों साइड का क्या लिया था, स्क्वायर रूट, तो इसमें आ गया आपका स्क्वायर रूट। यहाँ से आपने पी स्क्वायर था ना, पी की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये आएगी, ठीक है ना। अब पी किसके इक्वल होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स के। डी एक्स जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वस टू दिस। अभी क्योंकि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बनना था, दोनों साइड आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ये ऊपर रखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो आप इसको टी स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट में है ना। अगर अंडर रूट में नहीं होता तो टी मान लेते, सिंप्लीफाई हो जाता। अब क्योंकि अंडर रूट में है ये कंप्लीट, तो इसको टी स्क्वायर मानने पर थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो आपने इसको टी स्क्वायर माना, जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यह मिला आपको जो कंप्लीट ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन करने के बाद आपका आंसर आया ये। दोनों साइड स्क्वायर कर किया आपने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सिंपल थे अभी तक जो आप कर रहे हो, सिंपल पी की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो आप डायरेक्टली। सोल्वेबल फॉर पी है ना, सिंपल पी की वैल्यू सिंप्लीफाई डायरेक्ट हो पा रही है। ओके, अब इसको ध्यान से देखो, 4x पी स्क्वायर 3x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जब आप p की वैल्यू फाइंड आउट करोगे कितनी आएगी, प्लस माइनस 3x माइनस ए अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, यह आएगी यहाँ से। जब p की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप, p का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस। अब इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो पहले तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा। अब इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा आपका, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। डी एक्स इधर आएगा मल्टीप्लाई में, उसके बाद दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दोगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया हमने। इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगा आपका, ठीक है। तो वाई प्लस सी इक्वस टू दिस आया, ठीक है। रूट एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, तो स्क्वायर करने पर वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वस टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी ना ये। तो आपने देखा p की वैल्यू हम निकाल पा रहे हैं, p की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस दोनों को हम एक साथ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट करोगे तो यही आएगा, पॉजिटिव लेकर सिंप्लीफाई करोगे, उसका एंड में स्क्वायर करोगे तो तब भी यही आंसर आएगा। p की निगेटिव वैल्यू लोगे, फिर एंड में यही आएगा आंसर, यहाँ पे माइनस का फर्क होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। p की दो वैल्यूज मिली थी, प्लस दिस माइनस दिस, प्लस को सोल्व किया, उसका स्क्वायर किया, जो आंसर ये आया था, स्क्वायर करने पर ये मिल गया। स्क्वायर करने से थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ये, ठीक है। इसको सोल्व करते गए तो ये आया था, इसको स्क्वायर किया, यहाँ पर भी सेम इक्वेशन मिल गई। अब दोनों ही सेम है तो आपका आंसर आ जाएगा यही, ठीक है। अगर डिफरेंट होते, अभी आएंगे डिफरेंट होंगे अलग कैसे, जब आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस को हम एक साथ इसीलिए लेकर चल रहे थे, सिंपल क्वेश्चन थे, डायरेक्ट आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल पा रही है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही हो रहा है एक तरीके से ये, ठीक है। ये है क्वेश्चन, देखो पी स्क्वायर माइनस 2p इंटू कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस 1। कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, ये होती है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 कोस हाइपरबोलिक x की वैल्यू पहले तो हमने पुट आउट की। अब अगर आप इसको देखो
पी स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ से पी की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके। ठीक है, पहले तो हमने कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट आउट की, पी इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। अब इन दोनों टर्म से आपने क्या कॉमन लिया, पी। इन दोनों टर्म से हमने कॉमन लिया e टू द पावर माइनस एक्स, तो ये रह गया। अब ये यहाँ पर भी है, देखो ध्यान से, और ये यहाँ पर भी है, तो ये भी कॉमन ले लिया, p माइनस ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर रह जाएगा p माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो p की देखो, p माइनस एक्स वाई का फंक्शन, p माइनस एक्स वाई का फंक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सोल्वेबल फॉर p हुई ना। आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री, और आप यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो। डिग्री कितनी है, 2। p की कितनी वैल्यूज़ मिली आपको, ध्यान से देखो, एक तो e टू दी पावर x आ जाएगा p की वैल्यू, और यहाँ से p की वैल्यू e टू दी पावर माइनस एक्स, तो वैल्यू मिल पा रही है। आप फैक्टर कर पा रहे हैं, आप लीनियर फैक्टर p के, इसको, इस इक्वेशन को p के लीनियर फैक्टर कर पा रहे हो आप, यही सोल्वेबल फॉर p होता है। तो ठीक है, p की वैल्यू आपको e टू दी पावर x, p की वैल्यू, उसके बाद हम dy अपॉन dx पुट आउट कर देते हैं। जैसे ही p की वैल्यू मिलती है, यहाँ पर भी हमने पुट आउट की। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपको मिला ये आंसर। सब टर्म्स लेफ्ट में ले लेते हैं, राइट साइड में 0। यहाँ पर भी सभी टर्म लेफ्ट में, बाकी सब टर्म 0। अब देखो ये भी डिफरेंट है, और ये भी एक अलग इक्वेशन मिल गई, एक्स वाई और सी में, एक्स वाई और सी में। तो कंबाइंड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये जो फंक्शन है वाई सी और एक्स में, और ये वाई सी एक्स में जो फंक्शन आया है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाता है। आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो आपने देखा यहाँ से p की वैल्यू एक्स वाई के टर्म में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को हम p में लीनियर फैक्टर कर सकते हैं। लीनियर फैक्टर करने का मतलब दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि हम p की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पा रहे हैं, यानी कि सोल्वेबल फॉर p है ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें p की वैल्यूज़ मिल जाती हैं, p की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स पुट आउट करते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन मिलती है हमें एक्स वाई सी में, इसको भी सोल्व किया आपने, ये मिली। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। कैसे करते हैं, सभी टर्म लेफ्ट में ले जाएंगे, इसके भी सभी टर्म लेफ्ट में, फिर जो लेफ्ट के टर्म है उनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, ये करते हैं सोल्वेबल फॉर p में। ठीक है, सोल्वेबल फॉर p कब होगा, जब हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट कर पाएँ। सेकेंड डिग्री थी, तो देखो p की यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिली थी हमें, एक p इक्वल्स टू ई टू दी पावर x, और p इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। इसको देखो ज़रा ध्यान से, p क्यूब, p स्क्वायर p। तो पहले तो आपने सभी टर्म से p को कॉमन लिया, यहाँ पर p स्क्वायर, यहाँ पर p रहेगा जाएगा ना दोनों जगह, p, तो p को ले लेते हैं कॉमन। कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे, 2xp माइनस वाई स्क्वायर p माइनस के 2xy स्क्वायर, क्योंकि p तो आ गया यहाँ से कॉमन इन सभी टर्म से। अब ये जो p स्क्वायर है, ये देखो ये वाली इक्वेशन जो बची है क्वाड्रेटिक है ना p में, तो इसको भी हम दो फैक्टर आपको आएंगे ज़रूर, है ना। इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, इन दोनों टर्म से क्या p कॉमन ले लेते हैं, तो p प्लस 2x रह जाएगा। इन दोनों टर्म से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं माइनस के, तो p प्लस 2x, ये p एज इट इज़। अब p प्लस 2x यहाँ से भी कॉमन, तो p माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये p प्लस 2x p माइनस वाई स्क्वायर, इसके हमने लीनियर फैक्टर कर लिया ना, इस फॉर्म में तीन फैक्टर आ गए, क्योंकि कितनी डिग्री थी, थर्ड। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसका ऑर्डर 1 था, और जो डिग्री थी वो कितनी थी, थर्ड डिग्री की। फिर आपने देखा कि ये सोल्वेबल है, p की कितनी डिफरेंट वैल्यू है हमारे पास, 3, देखो इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू 0, p प्लस 2x इक्वल्स टू 0, p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। p के लिए क्या है, ये सोल्वेबल है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम p के लीनियर फैक्टर कर पा रहे हैं, यानी कि हम p की तीन वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इसलिए ये सोल्वेबल फॉर p है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अब आपके पास ये इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल p क्यूब 3x स्क्वायर p
इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स पी। तो आप यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। कितनी डिग्री है 3, तो p की 3 वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे यहाँ से अलग अलग। तो ज़रूरी नहीं है कि सोल्वेबल 4p हमेशा हो। अब ये हम क्योंकि मेथड यही पढ़ रहे हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो सोल्वेबल हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी आपको फर्स्ट ऑर्डर थर्ड डिग्री की, तो आपने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद तीनों को ज़ीरो के इक्वल पुट आउट किया। p में लीनियर फैक्टर बन पा रहे थे, p इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस, तीनों टर्म को ज़ीरो के इक्वल पुट आउट किया। p की जगह dy/dx लिखा है तीनों जगह। अब तीनों इक्वेशन को सोल्व किया, यहाँ से y इक्वल्स टू c, इसको सोल्व करने के बाद ये मिला आपको, इसको सोल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते हैं राइट साइड में, सभी टर्म्स लेफ्ट में ले जाते हैं, फिर एंड में क्या करते हैं तीनों का प्रोडक्ट, दिस इंटू दिस, जो भी लेफ्ट में लिखा है इंटू दिस इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब कुछ बुक्स में इसको जैसे ये आया यहाँ पे, उसकी जगह क्या आया y को वहाँ पे उन्होंने क्या लिया एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स वाई प्लस वन माइनस के सी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसे भी आंसर आ सकता है आपका। ठीक है, आपने जस्ट y को एलसीएम लिया है यहाँ पे, अपॉन में y इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ पहुँचा देते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहो कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका ये भी ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपके पास, तो आपने इसको देखा p में, ये आपने लीनियर फैक्टराइज किया आपको, p इंटू पी प्लस टू एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्म में आप इसको लिख पाए। तो p की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ मिली आपको इन टर्म्स ऑफ x एंड y, यानी कि ये क्या है सोल्वेबल फॉर p है। ठीक है, जैसे ही आपको p की 3 डिफरेंट वैल्यू मिली, आपने p की जगह dy/dx पुट आउट किया, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद फर्स्ट को सोल्व करने के बाद ये आया, सेकंड को सोल्व किया तो ये, थर्ड को सोल्व किया तो ये, और तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। नेक्स्ट है ये देखो, अब इसको ध्यान से देखो, p माइनस एक्स वाई का फंक्शन, p माइनस एक्स वाई का फंक्शन, p माइनस एक्स वाई का फंक्शन, ऑलरेडी ये फैक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो दिस इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। तो इसको एक प्रोडक्ट में है ना 3 फैक्टर, और ऑलरेडी p की पावर लीनियर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, तो तीनों को ज़ीरो के इक्वल पुट आउट किया। p का मतलब होता है dy/dx, सब जगह dy/dx पुट आउट कर दिया। इसको सोल्व किया तो यह आंसर मिला आपको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया तो ये आया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया तो ये आया, तीनों को कंबाइन करके आपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल गया, सिंपल था। नेक्स्ट है, अब इसको ध्यान से देखो, p में लीनियर फैक्टर, p में लीनियर फैक्टर है, p में लीनियर फैक्टर है, और तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो तीनों को ज़ीरो के इक्वल पुट आउट करेंगे, दिस इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इक्वल्स टू ज़ीरो, तीनों को ज़ीरो के इक्वल पुट आउट किया, और p की जगह dy/dx पुट आउट किया, यहाँ पर भी p को dy/dx और यहाँ पर भी। फिर ये देखा ये कौन सी फॉर्म बन रही थी, तो ये लीनियर फॉर्म बन रही, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं, ये भी लीनियर बन रही थी, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हमने तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को जो यहाँ पर बनी थी, ये भी और ये भी, इन तीनों को जब हमने सोल्व किया तो आपको ये मिला, फर्स्ट को सोल्व करने पर ये, सेकंड को सोल्व करने पर ये, थर्ड को सोल्व करने पर ये, तीनों को कंबाइन करके आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो आपके पास ये जो इक्वेशन थी ऑलरेडी p में फैक्टराइज की हुई थी, p का लीनियर फॉर्म, p का लीनियर फैक्टर, p का लीनियर फैक्टर, तीनों को ज़ीरो के इक्वल पुट आउट किया, p की जगह पे dy/dx पुट आउट किया तीनों में, फिर ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर उसको सोल्व करना रहता है आपको, आपने इसको सोल्व किया, पहचाना कैसे सोल्व होगी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बनेगी हमेशा। तो जैसे ही आपने सिंप्लीफाई किया तो फर्स्ट को सोल्व करने के बाद ये आया आंसर, सेकंड को ये और थर्ड को ये। ठीक है, सिंपल था, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर बन रही थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने इसको सिंप्लीफाई की है। अब इस क्वेश्चन को देखो ज़रा, पी स्क्वायर प्लस 2py कोट एक्स इक्वस टू वाई स्क्वायर लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इक्वस टू ज़ीरो। अब ये p में क्वाड्रेटिक है ना, तो इसका मतलब p की दो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आपने श्रीधराचार्य लगा दिया पी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। पहले आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अलग से निकाल दी, तो वो कितनी आई है 2y इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज़ आपने श्रीधराचार्य अप्लाई किया, तो p की वैल्यू, p में क्वाड्रेटिक है ना, ये देखो पी स्क्वायर का टर्म है, p का टर्म है इंटू सम एक्स वाई का फंक्शन, और यहाँ पे कोई अदर टर्म्स है बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गई है ना। ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म है ये। ओके, तो जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आया। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन लेने पर आपको मिलेगा ये, कोट को भी कोस साइन में, कोसेक को भी 1/sin। तो ऊपर क्या आएगा, कोस एक्स प्लस 1, कोस एक्स को हमने लिख दिया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1, और प्लस 1 एज इट इज़, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस की एक पावर भी कैंसिल, कोस अपॉन साइन बच जाएगा कोट एक्स बाई 2। अब निगेटिव साइन में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन कोस में आपने रिप्लेस किया, कोस एक्स था ना ये, कोस एक्स को हमने क्या लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे साइन एक्स था उसे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, यहाँ पर भी साइन एक्स था ना, उसको भी 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। तो ये 1 से 1 कैंसिल, और ये माइनस माइनस हो जाता प्लस, 2 से 2 कैंसिल, साइन की एक पावर भी कैंसिल, साइन अपॉन कोस कितना रह जाएगा 10 एक्स बाई 2, और ये माइनस माइनस हो गया था प्लस। ठीक है, तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। पी में आपने देखा क्वाड्रेटिक है, तो आपने श्रीधराचार्य अप्लाई किया, पी की दो वैल्यूज़ आएंगी, दो वैल्यूज़ आई है आपके पास, ये एक तो ये आई है और एक ये। अब p की जगह आपने dy अपॉन डी एक्स पुट आउट किया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने क्या सोल्व करने के बाद मिला आपको ये, इसको भी सोल्व किया आपने, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन रही थी सिंपल, तो इसको सोल्व करने के बाद आपको मिला ये। सभी टर्म हम कहाँ ले जाते हैं, लेफ्ट में, सभी टर्म्स लेफ्ट में इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको क्या मिल जाता है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने पहले इक्वेशन देखा, आपकी जो इक्वेशन थी उसका ऑर्डर तो है फर्स्ट, और जो डिग्री है सेकंड, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की है। फिर आपने देखा p में क्वाड्रेटिक है, यानी कि हम p की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने p की वैल्यू फाइंड आउट की, तो आपको p की दो वैल्यूज़ मिली, एक ये और एक ये श्रीधराचार्य से। p की जगह dy अपॉन डी एक्स, p की जगह dy अपॉन डी एक्स, ये भी सेपरेशन वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, किस फॉर्म में लिखते हैं देखो आप इसको, f1 x y और c का फंक्शन मिला ना, देखो यहाँ पर भी इस फॉर्म में लिख लिया, इसके भी सभी टर्म्स लेफ्ट में, अनदर फंक्शन x y और c का फंक्शन मिलता है कोई, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0। अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये भी p में क्वाड्रेटिक है। देखो यहाँ पर p स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर p का टर्म है, यहाँ पर p का कोई टर्म नहीं है। तो श्रीधराचार्य जब आपने अप्लाई किया तो p की दो वैल्यूज़ मिली आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, देखो 2y अपॉन एक्स माइनस 3y अपॉन एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही आपको सोल्वेबल फॉर p हो गया है, p की दो वैल्यूज़ मिल गई, सेकंड डिग्री थी आपको, p की जगह dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी p की जगह dy अपॉन डी एक्स, दोनों को सोल्व किया डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही आपने दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया, एक सॉल्यूशन ये मिला, दूसरा सॉल्यूशन ये, सभी टर्म्स को हम कहाँ ले लेते हैं, लेफ्ट में इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। सोल्व करने पर जब लेफ्ट में सारे टर्म्स ले आते हैं, इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन। ठीक है, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0, यह आ जाता है आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आपने देखा p में क्वाड्रेटिक है, आपने श्रीधराचार्य अप्लाई किया, p की दो वैल्यूज़ आपको मिल गई, p की जगह आपने dy अपॉन डी एक्स सब्सटीट्यूट किया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद एक सॉल्यूशन ये मिला, दूसरा सॉल्यूशन ये, इस फॉर्म में लिखते हैं 0 राइट साइड में 0 राइट साइड में 0, दोनों को कंबाइन करके आपको क्या मिल जाता है, जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये y, देखो यहाँ पर p स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर p का टर्म है और बाकी अदर टर्म है, तो इसको पहले हम p स्क्वायर का टर्म लिखते हैं पहले, फिर p का टर्म्स लिख लेते हैं, फिर अदर टर्म्स लिख लेते हैं। देखो ये जिनमें p नहीं है, तो ये p में क्वाड्रेटिक नज़र आ रही है ना आपको, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, p में क्वाड्रेटिक आपको नज़र आई, तो श्रीधराचार्य अप्लाई करने के बाद
आपको पी की दो वैल्यूज़ मिलेगी। पी में क्वाड्रेटिक है ना, पी में क्वाड्रेटिक है। पी के आपने वैल्यू आपको ये आई x/y और एक सेकंड वैल्यू आई है आपकी ये। तो पी का मतलब क्या होता है dy/dx। तो यहाँ पर भी dy/dx, यहाँ पर भी dy/dx। इस इक्वेशन को जब आपने सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद ये आया आपके पास, ये होमोजीनियस बन रही है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है और होमोजीनियस। ये चैप्टर 1 में हम कर चुके हैं, ये आपको खुद सोल्व करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको खुद से सोल्व करनी है। मैंने आंसर लिख दिया है, ये आएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे। इसको बर्नौली भी बन जाएगी, अगर इसमें से थोड़ी हेर फेर करेंगे ना आप तो ये बर्नौली भी बन जाएगी। रेड्यूसिबल टू लीनियर भी बन सकती है। होमोजीनियस से भी कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि होमोजीनियस भी बन रही है। होमोजीनियस में हम क्या करते थे, y=vx सब्स्टिट्यूट करके भी सिंप्लीफाई करते थे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये। इसको सोल्व किया तो ये =0 कर देते हैं, राइट साइड में 0 राइट साइड में 0, और दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन करके आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी आपकी, तो आपने देखा पी में क्वाड्रेटिक है, तो आपने श्रीधराचार्य अप्लाई करके पी की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की, एक ये और एक ये, ठीक है। फिर पी की जगह dy/dx, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको भी सिंप्लीफाई किया, दो सॉल्यूशन मिले, एक ये और एक ये, दोनों को कंबाइन कर दिया आपने, आंसर आ गया ये जनरल सॉल्यूशन। ऑल राइट, यहाँ पे पी क्यूब है, यहाँ पर पी स्क्वायर इस टर्म में, यहाँ पर पी। तो पहले तो आपने क्या किया, पी को कॉमन ले लिया। पी को कॉमन लेने के बाद ये इक्वेशन है पी में क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, ये पी एज इट इज़। यहाँ से क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म से पी कॉमन है ना, श्रीधराचार्य अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ आपको यहाँ ऑलरेडी फैक्टर हुए हैं, आपको जस्ट कॉमन लेने की ज़रूरत है। यहाँ से आपने पी कॉमन लिया तो ये रह गया, यहाँ से आपने वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ये रह गया। देखो कॉमन फैक्टर आ गया नहीं, दिस इंटू दिस। तो देखो पी के फैक्टर, आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, यहाँ पर भी पी लीनियर है, यहाँ पर भी पी लीनियर, तो ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, तीनों को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, तीन इक्वेशन मिली आपको। पी की जगह dy/dx पुट आउट किया, यहाँ पर भी पी की जगह dy/dx, यहाँ पर भी पी की जगह dy/dx। तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया, एक इक्वेशन ये, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ y को एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीनों को कंबाइन कर दिया =0, ठीक है। जब आप सोल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को तो राइट साइड में ले जाते हैं सभी टर्म, सॉरी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या रखते हैं, सिर्फ 0 0 0 है, देखो राइट साइड में। फिर तीनों को कंबाइन कर दिया आपने तो आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। ये इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर थर्ड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, है ना, फर्स्ट ऑर्डर और थर्ड डिग्री की, ठीक है। फिर आपने देखा पी में क्यूबिक है, पी तो कॉमन आ रहा था, पहले तो आपने पी कॉमन ले लिया, फिर जो क्वाड्रेटिक बचा था पी में उसको भी आपने सिंप्लीफाई हो गई डायरेक्ट, ये श्रीधराचार्य अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पी में लीनियर फैक्टराइज हो गई, तो तीनों को 0 के इक्वल पुट आउट किया, उसके बाद पी की वैल्यू p dy/dx पुट आउट किया, तो तीन डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, तीनों को सोल्व किया, तीनों को कंबाइन करके आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। अब इसको देखो ज़रा ध्यान से, p² - 7p + 12 फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, p में क्वाड्रेटिक है, तो फैक्टराइज किया आपने, p = 3 मिला, p = 4, p की दो वैल्यू मिल गई देखो, तो यानी कि ये क्या है, सोल्वेबल फॉर p है। सोल्वेबल फॉर p कब होगा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी p की उतनी ही वैल्यूज़ मिले हमें एक्स वाई के टर्म में। तो देखो सेकंड डिग्री थी तो p की दो वैल्यूज़ मिल गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, p की वैल्यू होती है dy/dx पुट आउट कर देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर ये आई, इन दोनों को कंबाइन करके आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ओके, इसको देखो ध्यान से, अगर आप देखो p में क्वाड्रेटिक नज़र आ रही है ना, यहाँ पे p² है, यहाँ पर p है और यहाँ पर p का टर्म नहीं है, तो ये p में क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ठीक है। एक तो श्रीधराचार्य अप्लाई कर सकते हैं आप, बट श्रीधराचार्य की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये ऑलरेडी हुए हैं। देखो p की आपने क्या किया, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ये लीनियर फैक्टर हो जाएंगे, इसके से ही सोल्व हो जाएगी पी के लिए। जैसे आपने पी की मल्टीप्लाई की, इन दोनों टर्म से पी कॉमन लिया, इन दोनों टर्म से -1 कॉमन लिया, तो देखो पी वाई प्लस एक्स आपका कॉमन आ गया। ठीक है, तो पी वाई प्लस एक्स पी -1, देखो पी में लीनियर वेक्टर पी में। ठीक है, तो पी की दो वैल्यूज मिली आपको। पी की एक वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, -x/y, पी इक्वस टू 1, क्वाड्रेटिक थी ना पी में, तो देखो पी की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया आपने, तो सोल्वेबल फॉर पी हो गई ना ये। अब इस दो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, दोनों को सिंप्लीफाई किया और दोनों को क्या कर दिया आपने, कंबाइन कर दिया। ठीक है ना भैया, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन किया थी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की थी, नॉट ऑफ दी फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो हमने देखा पी में क्वाड्रेटिक है, पी की दो वैल्यूज हम फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा पी को सोल्व कर पाओ, ये सोल्वेबल थी पी के लिए। पी का आपकी जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, पी की दो वैल्यूज आई -x/y और p इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम p की वैल्यू dy/dx पुट आउट कर देते हैं, p की वैल्यू dy/dx, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। उसको सोल्व करने के बाद ये सॉल्यूशन मिला, इसको सोल्व करने के बाद ये सॉल्यूशन आया आपके पास। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन करके आपका आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन को देखो, p³ p² p, सब टर्म से p कॉमन है ना, तो पहले आपने p को कॉमन लिया। अब ये p में क्वाड्रेटिक बच गई, इसमें भी क्षितिधराचार्य लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से p कॉमन आ गया और यहाँ इन दोनों टर्म से -y², तो ये भी फैक्टराइज हो गई। इसको भी फैक्टराइज कर लिया आपने, p के लीनियर फैक्टर कर पाए। आप देखो क्यूबिक थी ना, p इंटू पी प्लस 2x। ठीक है, ऑल राइट, ये शायद हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इसी टाइप का शायद, कोई नहीं। ये इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0, तीनों को 0 के इक्वल पुट आउट किया, सोल्वेबल फॉर पी हो गई ना। तो ये पी की कितनी डिग्री थी, 3, पी की कितनी वैल्यूज मिल गई हमको, 3 इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। पी की जगह dy/dx पुट आउट करते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, एक यहाँ से बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, तीनों को क्या किया आपने, सोल्व किया। इस तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फिर क्या कर देते हैं, कंबाइन। ठीक है, कंबाइन कैसे करते हैं, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ले जाएंगे 0, लेफ्ट में ले जाएंगे 0, इसको भी लेफ्ट में, राइट में सिर्फ 0 रह जाता है, और जो लेफ्ट के टर्म्स होते हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, ये आता है कंबाइन करने के बाद आपका आंसर। अब इसको ध्यान से देखो, सोल्व करनी है। p² है यहाँ पर, और यहाँ पर p का टर्म है, बाकी अदर टर्म यहाँ पर p का टर्म नहीं है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है p में, तो p की दो वैल्यूज़ मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, श्रीधराचार्य लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, देखो p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, है ना। क्योंकि जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, दिस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये एज इट इज़। अब इन दोनों टर्म से 2yp कॉमन ले लिया आपने, 2yp कॉमन है, इन दोनों टर्म से x कॉमन है। ये ध्यान से देखो, ये टर्म कॉमन आ गया ना, इसको बाहर ले लेते हैं कॉमन, 2yp प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, तो देखो लीनियर फैक्टर हो गया ना आपके। ये क्वाड्रेटिक थी p में, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपके पास ये। आपने इसको देखा ध्यान से कि ये p में क्वाड्रेटिक है, तो आपने p की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, हाँ सिंप्लीफाई, और ये डायरेक्ट ही हो गई, श्रीधराचार्य की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो थे ऑलरेडी ये दो टर्म में डिवाइड था, पहले आपने इसकी और इसकी में मल्टीप्लाई की, फिर आपने कॉमन ले लिया, तो आपको p की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी और p की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। फिर p की जगह आपने dy/dx पुट आउट किया, यहाँ से p की वैल्यू देखो कितनी आएगी, -3x² आएगी ना, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी, -x/2y, और p की जगह आपने dy/dx पुट आउट किया। यहाँ पर भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हो जाएगी सोल्व, ये भी सोल्व हो जाएगी उसी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। दोनों को सोल्व किया, फिर दोनों को क्या किया आपने, कंबाइन कर दिया और इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर आप उसको पहचानते हैं, अभी आगे और सोल्वेबल फॉर x और y भी आएगा। अभी हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, सोल्वेबल फॉर p, यानी कि जितने डिग्री की p में होगी, p की अगर हम उतनी ही वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ x y फाइंड आउट कर पाए, मान लेते हैं p क्यूबिक
तो पी की अगर हम 3 वैल्यू फाइंड आउट कर पाए, पी इक्वस टू दिस, पी इक्वस टू दिस, पी इक्वस टू दिस, तो हम कहते हैं ये सोल्वेबल फॉर पी है। फिर हम इसको सोल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, और इसको पी की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स पुट आउट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी एक। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, और इन तीनों को सोल्व करने के बाद तीनों को कंबाइन करा के आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। किस मेथड के अकॉर्डिंग? सोल्वेबल फॉर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यूब का टर्म है, अदर टर्म्स, पी स्क्वायर का टर्म अदर, पी का टर्म, पी कॉमन है ना तीनों में, तो पहले तो आपने पी को कॉमन लिया। अब ये पी में क्वाड्रेटिक रह गई तो इसको भी आपने फैक्टराइज किया। अब देखो इसको फैक्टराइज करना आसान नहीं है, तो आप इसमें डायरेक्ट क्या लगाओगे? श्रीधराचार्य लगाओगे। पी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, पी का कोफिशिएंट ये बी मान लेते हैं, और ये सी, कांस्टेंट टर्म को सी मान लेते हैं। तो जब आप श्रीधराचार्य लगाओगे तो पी की, देखो पी यहाँ पर तो था स्टार्टिंग में, इसको 0 के इक्वल पुट आउट करेंगे, एक फैक्टर तो ये हो गया था। और जब आप इस क्वाड्रेटिक को आपने फैक्टराइज किया तो वहाँ से श्रीधराचार्य अप्लाई किया तो ये आया। पी की 2 वैल्यूज आई, देखो यहाँ से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, जब आपने इसमें श्रीधराचार्य अप्लाई किया तो पी की एक वैल्यू ये मिली आपको, एक वैल्यू यही, प्लस साइन लेने पर ये मिला, माइनस साइन लेने पर ये, और इनटू में पी तो था ही, इसको भी तो 0 के इक्वल पुट आउट करेंगे क्योंकि क्यूबिक है ना इक्वेशन। देखो तो पी की 3 वैल्यूज मिल गई आपको, 0, -1 और ये 3, ये भी तो पी के इक्वल है। पी की जगह क्या पुट आउट किया हमने? डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ भी पी की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी पी की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू दिस। तीनों को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये कंबाइन। ये आपको खुद ट्राई करना है। इसको सोल्व करोगे तो ये वाला फंक्शन मिलेगा। देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगी सॉल्यूशन, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने खुद से ट्राई करना है। इसको सोल्व करोगे ना आप तो आपको एक फंक्शन मिलेगा f1, इसको सोल्व करेंगे तो f2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में फंक्शन आएगा। ये भी तो p के ही इक्वल है, p इक्वल्स टू दिस। इसको सोल्व करोगे तो एक f3 फंक्शन आएगा, ये f1 आएगा, ये f2 इक्वल्स टू 0 ही आएगा, और f3 आएगा। तीनों को क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। ठीक है, सोल्व करनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये पी स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर अदर टर्म्स, पी है अदर टर्म्स, यहाँ पर पी का टर्म नहीं है। तो आपने देखा पी में क्वाड्रेटिक है। पहले तो इसको पहचानो, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड डिग्री की है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ दी फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आपने देखा ये पी में क्वाड्रेटिक नज़र आ रही है, तो आपने श्रीधराचार्य अप्लाई किया। श्रीधराचार्य अप्लाई करने के बाद पी की आपको 2 वैल्यूज़ मिली, एक वैल्यू आई है और दूसरी वैल्यू आई है ये। ठीक है, अब पी की जगह हम क्या पुट आउट करते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स, पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, जब आपने इसको सोल्व किया तो आपका सॉल्यूशन आया है ये। जब आपने इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया तो आपका सॉल्यूशन आया है ये। इन दोनों को क्या कर देते हैं? कंबाइन। ठीक है, और ये जो सोल्व करते वक्त ये ध्यान रखना, राइट साइड में 0 बना देते हैं, सभी टर्म्स को लेफ्ट में लिखते हैं। यहाँ पर भी देखो राइट साइड में 0, सभी टर्म्स लेफ्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। अब ये दी हुई थी डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। तो जब आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी। तो आप इसको पहचानो, पी में क्वाड्रेटिक नज़र आई है ना, देखो पी स्क्वायर का टर्म है और पी का टर्म है यहाँ पर, और अदर टर्म्स हैं एक्स और वाई के। तो आपने इसको पी स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस वाई एक्स जनरल फॉर्म में लिख ली क्वाड्रेटिक। उसके बाद श्रीधराचार्य अप्लाई किया तो आपको पी की 2 वैल्यूज़ मिली। श्रीधराचार्य अप्लाई ना करके आप ऐसे भी कर सकते, देखो इसको पी स्क्वायर के साथ आपने कौन सा टर्म्स लिया? वाई स्क्वायर का। इन दोनों को एक साथ रखा, इन दोनों को एक साथ, फिर यहाँ पर p माइनस वाई, पी प्लस वाई अप्लाई किया, और यहाँ इनसे एक्स टर्म प्लस के एक्स कॉमन लिया, फिर p माइनस 1 दोनों से कॉमन ले लिया। तो आपके फैक्टराइज इस मेथड से भी कर सकते हैं आप, ये श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं इसको। p में क्वाड्रेटिक है ना, p की वैल्यू ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 वैल्यूज़। पॉजिटिव साइन लेंगे तो यह आएगा, निगेटिव साइन लेंगे तो p की वैल्यू यह आएगी। ऐसे भी फैक्टराइज कर सकते थे आप। ठीक है, दोनों ही मेथड से कर सकते हैं।
तो पी इक्वस टू दिस, पी इक्वस टू दिस, पी की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स, पी की जगह यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। दो डिफरेंशियल इक्वेशन आई, दोनों को सोल्व किया, इसको सोल्व किया और इसको भी सिंप्लीफाई किया, दोनों को कंबाइन करके आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। ये दोनों ही क्वेश्चन जो लिखे हैं सेम इसी टाइप के हैं बिल्कुल, प्लस माइनस का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। तो जब आप इसको पी में आप पहचानोगे, पी में क्वाड्रेटिक है, पी के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, इसमें पी के अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, पी में क्वाड्रेटिक नज़र आएगी। पी की वैल्यूज़ निकालने के लिए श्रीधराचार्य अप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोनों, प्लस माइनस का फ़र्क है सिर्फ, ज़्यादा नहीं। अब इसको देखो ज़रा ध्यान से, पी स्क्वायर अदर टर्म्स, पी इसके मल्टीप्लाई में अदर टर्म्स, यहाँ पर पी नहीं है इन दोनों टर्म्स में, तो क्वाड्रेटिक है ना पी में, है ना, तो यानी कि पी की दो वैल्यूज़ हम श्रीधराचार्य से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, यहाँ हमने क्या किया, इस कंप्लीट इक्वेशन को कोस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दिया, कोस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करने के बाद ये आई है आपकी इक्वेशन। ठीक है, ताकि जो पी स्क्वायर का टर्म है ये थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। कोस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करने के बाद आई है आपके पास ये इक्वेशन। इसको देखो ध्यान से, पी स्क्वायर का टर्म अदर टर्म, यहाँ पर पी है, इसके मल्टीप्लाई में अदर टर्म्स, यहाँ पर पी का टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी की इक्वल्स टू 0 की फॉर्म, क्वाड्रेटिक इन पी है ये। तो श्रीधराचार्य अप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई करते गए और जब आपने सिंप्लीफाई किया, यहाँ ये देखो, हाँ यहाँ पे p की वैल्यू p इक्वल्स टू दिस, यहाँ तक आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करते गए ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद आपने क्या किया, ये जो y था इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, और p की जगह हम क्या लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमारा काम है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, वो देखना इंपॉर्टेंट है कैसे करेंगे। p की जगह ये पुट आउट किया, ये लेफ्ट में आकर निगेटिव हो गया, डी एक्स यहाँ से एलसीएम आ गया। ठीक है, डी एक्स की मल्टीप्लाई इस साइड होगी ना, और ये जो कंप्लीट टर्म था, ये वाला जो टर्म था ये आ गया अपॉन में, यहाँ देखो, और जो डी एक्स हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था वो आ गया इधर प्रोडक्ट में, सेक एल्फा एज इट इज रहा। ठीक है, राइट, प्लस माइनस को एक साथ ही रखते हैं अभी। ठीक है, अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस अलग लो पी की वैल्यू फिर माइनस अलग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंसर सेम ही आने वाला है, आपका एक ही आएगा। अगर आप प्लस लोगे और माइनस लोगे, उन दोनों को सोल्व करोगे तो एक ही आंसर आएगा सेम, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो हम प्लस माइनस वन को इसी वजह से एक साथ लिख रहे हैं। तो ये समझ आई स्टेप। डी एक्स यहाँ से आपने एलसीएम लिया, देखो डी एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई ना, होल अपॉन डी एक्स आएगा, तो डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में, और ये जो वाल कंप्लीट टर्म है इसको अपॉन में ले लिया हम लोगों ने। अब हमने क्या किया, ये जो प्लस माइनस था इसको इस साइड लिख लिया और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दी दोनों में। देखो ये वाला टर्म हो गया पॉजिटिव, ये टर्म हो गया निगेटिव, और यहाँ पर आ गया माइनस के सेक अल्फा। ये जो प्लस माइनस साइन थे इनको हमने लिख लिया इस साइड। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये जो टर्म है नीचे, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ना ये कंप्लीट है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये मिला आपको, ठीक है, ऐसा हमने इसे लिया है क्योंकि इसका जो डिफ्रेंशिएशन है इसको टी मानेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएशन ये मिल रहा है आपको कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर था, आपने इसको टी स्क्वायर माना क्योंकि अंडर रूट में है, टी स्क्वायर मान के आसान हो जाएगा। जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, देखो टेन स्क्वायर अल्फा एज इट इज, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 2x dx, वाई स्क्वायर करेंगे 2y dy, टी स्क्वायर कर करेंगे 2t dt। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा। और यही आपको न्यूमरेटर में देखने को मिल रहा है साफ साफ, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी डी टी आपने, और अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर हो तो टी बच जाएगा, और यहाँ पर सेक अल्फा कांस्टेंट था 1 का आ जाएगा x माइनस एज इट इज प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, टी से टी कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन टी की वैल्यू पुट आउट कर दी यहाँ पर ये, तो दिस इक्वल्स टू दिस, स्क्वायर कर दे दोनों साइड का तो इक्वल्स टू दिस, सभी टर्म्स को एक साथ ले गए तो आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था ये, तो आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर आपने देखा कि ये पी में क्वाड्रेटिक है,
इसका मतलब हम p की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम सोल्व कर सकते हैं ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 को, है ना। तो इसकी हमने x की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा p में क्वाड्रेटिक है, प्रोसीड करने से पहले आपने cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड भी कर दिया कंप्लीट इक्वेशन को, ये इक्वेशन मिली। अब आपने क्या किया, यहाँ से श्रीधराचार्य अप्लाई किया, सिंप्लीफाई करते गए यहाँ तक। इसके आगे हमने क्या किया, y की मल्टीप्लाई यहाँ पर की, फिर p की जगह dy/dx किया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया। कैसे किया आपने, पहले तो इस टर्म को लेफ्ट में ले गए, निगेटिव हो गया। फिर यहाँ से आपने dx को एलसीएम लिया, और ये जो कंप्लीट टर्म था ये अपॉन में आ जाएगा इसके, है ना। पहले तो आपने dx को यहाँ पर एलसीएम लिया, देखो dx मल्टीप्लाई में तभी तो है इसके, होल अपॉन में dx आएगा, वो dx आ गया राइट साइड में, और ये कंप्लीट टर्म आ गया अपॉन में। ठीक है, फिर हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। ये प्लस माइनस यहाँ पर लिखा हुआ था, इसको लेफ्ट में लिख लेंगे, एक ही बात है। और दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई भी की, यहाँ पे माइनस तभी तो आया, ये यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। अब हमने देखा कि ये जो ऊपर है ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, तो हमने इसको t² माना, डिफ्रेंशिएट किया, सिंप्लीफाई इंटीग्रेट किया। इसके बाद ये मिला हमें आंसर, इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, सभी टर्म्स को एक साथ लिखा, और इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 0। आपका आंसर आ गया ये, सिंपल। क्वेश्चन गिवन था आपका ये p² प्लस p में क्वाड्रेटिक है तो p की दो वैल्यूज आई -3 और 2, p की जगह dy/dx, p की जगह dy/dx। दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया, दोनों को कंबाइन किया, जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका ये। तो हम इस फर्स्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह आएगी इस फॉर्म की, जनरल फॉर्म, सोल्वेबल फॉर p अगर है, यानी कि p की कितनी डिग्री है यहाँ पर n, तो p की हमें n वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। यहाँ पर देखो फर्स्ट वैल्यू ये मिलेगी, सेकंड ये x y के टर्म में डॉट डॉट p की n कितनी वैल्यू अगर हमें मिल पा रही है n वैल्यूज़, p में यहाँ पर कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, n डिग्री का। तो हमें अगर इफ़ p की हमें उतनी ही वैल्यूज़ मिल पा रही हैं जितनी डिग्री है उसकी, गिवन क्वेश्चन की, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की, इन p। ठीक है, तो हम कहते हैं ये सोल्वेबल फॉर p है। और कैसे डिज़ाइन करते हैं इसका आप सोल्व मेथड जो एप्लीकेबल होता है, जब आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p अगर हो गई, यानी कि हमें p की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, जितनी डिग्री होगी उतनी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, देखो सोल्वेबल अगर है तो p की n वैल्यूज़ मिल गई हमें, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, डॉट डॉट n वैल्यूज़ एक्स वाई के टर्म में। तो p की जगह हम क्या पुट आउट करते हैं, dy/dx, यहाँ पर भी सब जगह। फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, यहाँ पर भी, उन सबको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स वाई और सी का फंक्शन कोई मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे एक्स वाई सी का फंक्शन मिलेगा, डॉट डॉट इसको सोल्व करेंगे तो एक्स वाई सी का कोई फंक्शन मिलेगा। जैसे ही इन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सभी टर्म्स लेफ्ट में लिखते हैं, राइट में 0 लिखते हैं, इन सब को हम कंबाइन करा के हमारा आंसर आ जाता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको ड्राइव करते हैं इसी मेथड को, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है p², p में क्वाड्रेटिक है तो हमने सोल्वेबल फॉर p है, क्यों, क्योंकि हम p की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पाए यहाँ पे। ठीक है, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी। फिर आपने ये देखा p की दो वैल्यूज़ मिल पा रही है, जितनी डिग्री थी p की उतनी ही वैल्यूज़ मिल पा रही। उसके बाद p की जगह dy/dx, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये और दूसरी है, इन दोनों को सोल्व किया आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को, और दोनों को कंबाइन करा के आपका आंसर आ जाता है ये। ठीक है, राइट साइड में क्या करते हैं, 0, सभी टर्म्स लेफ्ट में ले जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल था। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की, अगर आप p की वैल्यूज़ निकाल पा रहे हैं, जितनी उसकी डिग्री है p की उतनी ही वैल्यूज़ मिल पा रही हैं, तो हम p की जगह dy/dx लिख देते हैं सभी डिफरेंशियल इक्वेशन में। सभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन आते हैं कुछ इस टाइप के, सबको कंबाइन करा देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। ये कुछ होम असाइनमेंट है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोल्वेबल फॉर p ही होंगी। ठीक है, जैसे अगर यहाँ p की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी होगी तो कैसे निकालोगे p की वैल्यू, क्या ये सोल्वेबल फॉर p बनेगा, तो y x अपॉन में आ जाएगा,
वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर पी प्लस दिस रह जाएगा, पी लेफ्ट में ले जाएंगे वो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर कितना रह जाएगा, हाफ, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो इधर का भी स्क्वायर, हाफ थी तो यहाँ पर पावर रह जाएगी 1। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये p में क्वाड्रेटिक हो मिलेगी आपको, देखो फिर यहाँ से आप p की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, p की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, तो इसका मतलब ये सोल्वेबल फॉर p है। ये देखो ध्यान से, पी स्क्वायर का टर्म, पी का टर्म, तो सोल्वेबल फॉर पी हो जाएगी, क्योंकि जब आप ये क्वाड्रेटिक है ना पी में, पी की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पाओगे। ये भी पी में क्वाड्रेटिक है, पी की 2 वैल्यूज़ निकाल पाओगे यहाँ पर भी। ये भी पी स्क्वायर, पी कोई टर्म नहीं है पी का, ये भी पी में क्वाड्रेटिक है, देखो ये पी स्क्वायर, पी अदर टर्म्स, पी में क्वाड्रेटिक है, यहाँ से भी आपको पी की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये सभी क्या है, पी में क्वाड्रेटिक ही हैं, तो p की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, दोनों को सोल्व करेंगे हम जैसे अभी तक करते आए हैं। ठीक है, तो क्या था ये मेथड, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई और p, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, डिग्री हायर का मतलब 1 से ज़्यादा डिग्री है। ठीक है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन होगा, उसमें x होगा, y होगा, p होगा। अगर आप इसकी डिग्री मान लेते हैं n है, p की बात कर रहे हैं हम, डिग्री n, p की जो पावर होगी n, हाईएस्ट n, और हम p की उतनी ही वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पा रहे हैं एक्स वाई के टर्म में, p इक्वस टू दिस, p इक्वस टू दूसरा फंक्शन x और y में, जितनी डिग्री है p की उतनी ही वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पा रहे हैं हम लोग, n वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, p की जगह dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जो भी f1 फंक्शन होगा सभी में p की जगह dy अपॉन डी एक्स पुट आउट कर देते हैं, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी p की जगह dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू fn। इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व, और इसको सोल्व करते वक्त एक्स वाई का और सी का कोई फंक्शन मिलेगा हमें, इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे, राइट साइड में 0, सभी टर्म्स जब सोल्व करने के बाद सभी टर्म्स लेफ्ट में ले जाएंगे, इसको भी सी फॉर्म में सोल्व करेंगे, वहाँ से f2 इक्वल्स टू 0 फंक्शन मिलेगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ से fn इक्वल्स टू 0। इन सब को कंबाइन करा देते हैं, जो लेफ्ट में है यहाँ पर भी जो लेफ्ट में फंक्शन आया, यहाँ पर भी जो, उन सब का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, वो आ जाता है आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास अगर फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो सोल्वेबल फॉर p है, यानी कि हम p की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, जितनी डिग्री है p की उतनी ही वैल्यूज़ हमें मिल पा रही है, तो कैसे प्रोसीड करते हैं, p की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स पुट आउट कर देते हैं सभी इक्वेशन में। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, यहाँ पे ये भी मिलेगी, इसी तरह मिलेगी, क्वाड्रेटिक होगी तो p की 2 वैल्यूज़ आएंगी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन आएगा उससे इस फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्यूशन आएगा इस फॉर्म में लिखेंगे, और दोनों को कंबाइन करा देते हैं ये। ठीक है ना, ऑल राइट, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका सोल्वेबल फॉर एक्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। जब भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, अगर वो सोल्वेबल फॉर p है तो सिंपल मेथड है, यानी कि p की हमें वैल्यूज़ मिल पाएंगी उतनी ही जितनी उसकी डिग्री है, फिर उन ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी एक ही है, जितनी भी आपकी p की वैल्यू आएंगी उन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद राइट साइड में 0, सभी टर्म्स लेफ्ट में, सोल्व करने के बाद सभी टर्म्स लेफ्ट में, राइट साइड में 0, इन सब को क्या करा देते हैं हम, कंबाइन करा देते हैं, कंबाइन कराने के बाद आपको क्या मिल जाता है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो p में क्वाड्रेटिक थी, श्रीधराचार्य अप्लाई किया, p की 2 वैल्यूज़ आई, एक ये वैल्यू और एक ये, p की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स, पी की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की मिल गई, इसको सोल्व किया आपने, एक सॉल्यूशन ये मिला, एक सॉल्यूशन ये मिला, सभी टर्म्स लेफ्ट में, राइट में 0, सभी टर्म्स लेफ्ट में, राइट में 0, इन दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन, दिस कम्प्लीटली दिस, ये जो लिखा है ना यहाँ पे दिस, और ये भी दिस इक्वल्स टू इनटू करके दोनों का प्रोडक्ट करके इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये था सोल्वेबल फॉर p, अगर आप p की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हो,
ठीक है, ज़रूरी नहीं आप हमेशा कर पाओ। यहाँ ये तो वही क्वेश्चंस थे जिनमें हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे थे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, क्योंकि हम यही मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, बाकी ये आप ट्राई कर लेना। अदरवाइज़ ये काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, जितने एग्जांपल्स किए हैं ये भी काफ़ी रहेंगे अगर आप इनको भी सोल्व कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, बट एंड में जब आप समराइज़ करोगे टॉपिक को तो मैंने वैसे टेबल बना दी है जहाँ पे लिखा है ना डिफाइन कैसे करना है सोल्वेबल फॉर, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे डिज़ाइन करते हैं और फिर एग्जांपल भी क्या ड्राइव कैसे करना है ये। ठीक है, ये ज़रूरी है, इससे आपका टॉपिक याद रहेगा। ये एज ए समरी हो गई कि सोल्वेबल फॉर पी का मतलब क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे आंसर आता है। ठीक है ना, ओके।